हम लोग ध्यान आकर्षण पढ़ रहे थे और ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में हमने भाग 1 को पढ़ लिया है, चर्चा कर लिया है बहुत ही बृहद रूप में। आज हम पढ़ेंगे ध्यान आकर्षण के भाग 2 के बारे में। इस भाग 2 में लर्निंग आउटकम एवं आकलन के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम जानेंगे कि लर्निंग आउटकम क्या है, लर्निंग आउटकम जो है कैसे शिक्षण विधियों में प्रयोग करना है, और या लर्निंग आउटकम के आधार पे कैसे हम जो है पढ़ाना है, और आकलन कैसे करना है, ये चीज़ें हम इसमें जान पाएंगे। ठीक है, इस पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में 5 पॉइंटों पे डिस्कस करना है। 5 पॉइंट हैं जिस पे चर्चा करनी है। पहला जो पॉइंट है लर्निंग आउटकम एवं आकलन, अधिगम स्तर में अंतर जिसको लर्निंग गैप्स भी कहा जाता है। तीसरा है सीखने के स्तर का आकलन। चौथा है बच्चों का चिन्हांकन, और पांचवा है ध्यान आकर्षण शिविर। ध्यान आकर्षण शिविर जो 50 दिन के लिए जो है हमको अरेंज करनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये नहीं हो पाया। इन पांचों पॉइंटों को हम बृहद रूप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लर्निंग आउटकम की जब बात करते हैं तो लर्निंग आउटकम हम लोग ऐसे जानते हैं कि ऐसे दक्षताएं जो बच्चे के अंदर दिखने लगें, या जो दक्षताओं को हमने निर्धारित कर रखा है पहले से ही, उन दक्षताओं को जब हम बच्चों को जो है अभ्यास कराते हैं, सिखाते हैं, और बच्चे के अंदर जब वो परिलक्षित होने लगता है, उन दक्षताओं को हम लर्निंग आउटकम कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा ये हो गई। विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है, इसका निर्धारण, या पाठ्य पुस्तक है या कार्य पुस्तिका है, इसका निर्माण, ये सब जो है ये निर्धारित जो दक्षताएं हैं उसी को आधार बनाकर इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं, और लर्निंग आउटकम्स को हम यहाँ सीधे से ये कह सकते हैं कि निर्धारित दक्षताएं, ये निर्धारित दक्षताओं के विकास के लिए तो सब ये जितनी योजनाएं हैं, ये जो हम प्रक्रियाएं अपना रहे हैं, शिक्षण विधियां अपना रहे हैं, आईसीटी का प्रयोग जो है कर रहे हैं, ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चे के अंदर ये दक्षताएं आ जाएं। ठीक है, अच्छा, अगर हम कक्षा शिक्षण कर रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण जो बात होती है, अगर हम बात करें, वो ये है कि उन दक्षताओं को जो हम सिखा रहे हैं क्लास में, उनको क्या बच्चा प्राप्त कर पा रहा है या नहीं प्राप्त कर पा रहा है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जानना कि वो प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं आकलन। और आकलन 3 तरीके का हो सकता है, असेसमेंट 3 तरीके का हो सकता है, और हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। असेसमेंट 3 तरीके का हो सकता है। एक असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, एक असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, और एक असेसमेंट एज लर्निंग होता है। तीनों को थोड़ा एक शार्ट में हम यहाँ पे ब्रीफ में थोड़ा परिचय कराते हैं आपका। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है कि एक एग्जांपल ले लें हम, अगर रसोइयों का एग्जांपल लेते हैं, अगर खाना जो घर में जो स्कूल में खाना बनता है उसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब रसोइया अगर खाना बना रही है, खाना बनाते समय वो बीच बीच में अगर उसको चख ले कि नमक ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, या ये सब्जी हो गई कि नहीं हो गई, चावल हो गया कि नहीं हो गया, ये इस तरह का जो वो चख के कर रही है ताकि इसमें सुधार किया जा सके, ये असेसमेंट कर रही कि नहीं कर रही, ये बीच में असेसमेंट कर रही ताकि उसमें सुधार किया जा सके। ऐसे ही अगर शिक्षक हम लोग जब पढ़ाते हैं क्लास में, और पढ़ाते समय जिस टॉपिक को पढ़ाते हैं उस टॉपिक को पढ़ाते समय हम चीज़ देखें इस क्लास में कि बच्चा उस जो मैटर पढ़ा रहे हैं उसको सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। अगर नहीं सीख पा रहा है तो कमी कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे उसको समस्या आ रही है, और उस समस्या को हम दूर कैसे करें। तो ये जो असेसमेंट कर रहे हैं ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है, सीखने के लिए आकलन है ये। दूसरे असेसमेंट की बात करते हैं। दूसरा असेसमेंट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब फिर हम चलते हैं खाने के ऊपर, रसोइया के ऊपर, कि रसोइया ने खाना बना दिया, खाना बनाने के बाद हम लोग खाते हैं, वो खाए या बच्चे खाएं, खाने के बाद हम लोग बताएं कि इसमें नमक ज़्यादा था, इसमें जो है ये आलू इसमें कच्चा था, इस सब्ज़ी में आलू कच्चा था। ये जो असेसमेंट है ये लास्ट में किया जाता है, इसमें कोई सुधार करने की गुंजाइश नहीं होती है या बहुत कम होती है। ऐसे क्लास में भी
जब अर्धवार्षिक परीक्षा लेते हैं या वार्षिक परीक्षा लेते हैं तो ऐसे परीक्षाओं को हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे परीक्षाओं को अंत में लिया जाता है और हमने ये देखा कि ये सीखने का आकलन है, और हमने ये देखा कि बच्चे ने इस हिंदी में जो है कितना जो है गेन कर पाया। मान लें हिंदी में 70 नंबर प्राप्त कर लिया, तो क्या अब हम ये जान पाएंगे कि 70 नंबर प्राप्त करने वाला उसको कहाँ पे किस स्थान पे किन दक्षताओं में उसको समस्या है? उस अंक पत्र के द्वारा, उस सर्टिफिकेट के द्वारा हम बिल्कुल पता नहीं लगा सकते। या ऐसी बड़ी परीक्षाएं जो कि अंक पर आधारित हैं, जैसे कि वार्षिक और अर्धवार्षिक, इन परीक्षाओं के द्वारा हम बिल्कुल भी ये पता नहीं कर सकते कि बच्चों में कौन सी समस्या आ रही है। ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। अब हम तीसरे पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब है, इसको हम स्वाकलन भी कह सकते हैं। सीखने, जैसे हम सीख रहे हैं, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और मेरी बात आप तक पहुँच पा रही कि नहीं पहुँच पा रही, ये खुद आप आकलन कर रहे होंगे कि मैं मेरे द्वारा जो बातें कही जा रही मेरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं। ये जो आंकने का तरीका आपके पास है, ये होता है असेसमेंट एज लर्निंग। और आने वाले समय पे पूरा फोकस इसी पे होने वाला है, असेसमेंट एज लर्निंग पे। अगर बच्चा इस चीज़ को जान गया, ये असेसमेंट करने को जान गया, तो शायद वो अगर स्कूल के बाहर भी है तो बिल्कुल वो जांच पाएगा कि हम जो है सही है या गलत है। तो आज हम इन्हीं जो है 2 पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं लर्निंग आउटकम के ऊपर कि लर्निंग आउटकम क्या है। और लर्निंग आउटकम हमने बताया कि एक निर्धारित दक्षताएं हैं जो बच्चे के अंदर परिलक्षित होने लगती हैं जब उसको हम सिखाते हैं या पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि लर्निंग आउटकम बच्चे के अंदर आ गया है। लर्निंग आउटकम का मतलब दक्षताओं से है। ये लर्निंग आउटकम को हम इसकी 3 श्रेणियाँ होती हैं, और इसका जो 3 श्रेणियाँ हैं यहाँ पे मैं परिचय आपको देना चाहता हूँ तीनों को, लेकिन इसका जो है डिटेल में डिस्कस एक्चुअली में वो हम आधारशिला में करेंगे, बहुत डिटेल में करने वाले हैं इस चीज़ को। तीन जो श्रेणियाँ हैं वो पहला जो है वो केंद्रित लर्निंग आउटकम है, दूसरा है नेस्टेड लर्निंग आउटकम, और तीसरा है उप लर्निंग आउटकम। केंद्रीय लर्निंग आउटकम, फोकल लर्निंग आउटकम, ये आप लोग बिल्कुल अब इस समय बहुत ज़्यादा सुन रहे हो। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले था, लेकिन अभी जिस तरह से प्रेडा मिशन हमारे जो प्रदेश में चल रहा है और हम कामयाब भी हो रहे हैं, उसमें अब ये बहुत कॉमन चीज़ें हो गई हैं। ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि ये सब जो अवधारणाएं हैं क्या हैं। हम शिक्षकों को ये अब परिचय हो गया, पहले शायद हमारे बीच में ये चीज़ें बहुत कम मात्रा में थी या नहीं भी थी। तो फोकल लर्निंग आउटकम क्या है, नेशनल लर्निंग आउटकम क्या है, उप लर्निंग आउटकम क्या है। चलिए पहले हम एक लर्निंग आउटकम ले लेते हैं। मान लेते हैं एक लर्निंग आउटकम हमने ले लिया कि एक गणित का एक लर्निंग आउटकम है कि बच्चे परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने और समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। ये एक दक्षता है कि मात्रात्मक रूप से देखने और समझने के लिए वो संख्याओं का प्रयोग करता है, गिनती का प्रयोग करता है। इसका जो ये जो दक्षता है, जब इसको हम पढ़ाते हैं, और पढ़ाने से पहले एक और जो मन में आपकी किताबों में दिया होगा दक्षताएं, या मन में एक पॉइंट बनता है कि ये घर के आसपास की वस्तुओं और संख्यात्मक रूप से पहचान कर व्यक्त करता है कितने लोग हैं, कितने आदमी। ये चीज़ सबसे पहले हम उसको सिखाना कोशिश जो है अपने दिमाग में ये चीज़ रखते हैं। तो अगर हम ये कहें कि ये जो व्यापक दृष्टिकोण है, जो व्यापक दृष्टिकोण वाला दक्षता ही जो है सेंट्रल जो है, इसको हम लर्निंग आउटकम कहते हैं, इसको केंद्रित लर्निंग आउटकम कहते हैं, इसको फोकल लर्निंग आउटकम कहते हैं, जो व्यापक दृष्टिकोण रखता हो ऐसा लर्निंग आउटकम। और इसी के अंदर नेस्टेड लर्निंग आउटकम आता है, क्योंकि नेस्टेड लर्निंग आउटकम ये इसी फोकल लर्निंग आउटकम के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब हम क्लास में गए पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले हमारा जो एक छोटा सा जो टारगेट होगा वो क्या है कि बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं की समझ रखते हैं, और इस पर हम अपना काम करना शुरू करते हैं। तो ये उप लर्निंग आउटकम है। ठीक है, अगर आप अभी अंतर नहीं समझ पा रहे हैं इन तीनों में, तो एक मोटे तौर पर आप ये जान लें कि जो सबसे जो व्यापक स्तर पर जो दक्षताएं होती हैं, दृष्टिकोण, जो मोटे तौर पे उसको हम जो है फोकल लर्निंग आउटकम कहते हैं। ठीक है, और उसी के अंतर्गत हम क्या रखते हैं, उसी के अंतर्गत हम नेशनल लर्निंग आउटकम को रखते हैं, और फिर उसके अंतर्गत हम उप लर्निंग आउटकम कहते हैं। और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो भी कोई विशेष समस्या नहीं है, आपको लर्निंग आउटकम आना चाहिए। है तो लर्निंग आउटकम ही, लर्निंग आउटकम अगर हम समझ गए पूरी तरीके से तो हमारा लगभग 50% जो है शिक्षण में हम सफल हो गए। और लर्निंग आउटकम अगर हमारे समझ से बाहर है तो बिल्कुल शिक्षण आप कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए, आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। तो लर्निंग आउटकम बहुत सिंपल है, वो दक्षताएं जो हम बच्चों को उसके आयु के अनुसार, उसके कक्षा के अनुसार सिखाना चाहते हैं, वो लर्निंग आउटकम है। क्लियर है?
अब एक पॉइंट और है, वो है आकलन संकेतक क्या होता है। आकलन हमने बताया, पहले ही बता चुके, थोड़ा सा परिचय दिया, अभी आगे हम डिटेल में इस पर करेंगे डिस्कस। आकलन का मतलब है कि हम जानना, नापना, परखना कि कैसे बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, और संकेतक कौन से संकेत हमको मिलने लगेंगे बच्चों से कि हम ये जान जाएंगे कि हाँ बच्चा सीख रहा है। जैसे मान लिया 1 से 9 तक की संख्याओं को हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। अब अगर ये हमारे मन में या बच्चों के द्वारा क्या हो सकता है कि बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं का मान लिया उपयोग करते हुए ठोस वस्तुओं को गिनना शुरू कर देते हैं या गिन लेते हैं, या बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं का उपयोग करते हुए चित्रों की सहायता से गिनते हैं, या उस चित्र में अगर हम कोई चार्ट बना के ले गए हैं, उस चित्र में बाग पेड़ों की संख्या वो बता ले पा रहे हैं 1 से 9 तक, जानवरों के कितने जानवर हैं, कितने पक्षी हैं, तो ये कहेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये आकलन संकेतक है, जिसके द्वारा हम आकलन प्राप्त कर ले जाए, आकलन हमको प्राप्त होने लगे, वो संकेतक, वो आकलन संकेतक कहलाते हैं, असेसमेंट इंडिकेटर कहलाते हैं। आकलन संकेतक की चर्चा भी बृहत रूप से हम आधारशिला में करने वाले हैं, ठीक है, बहुत बृहत स्तर में जो इसकी चर्चा वहाँ पे की जाएगी। क्लियर, ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है कि एक ये है कि लर्निंग आउटकम इस बात पर बल देते हैं कि केवल शिक्षक ही नहीं अपितु अभिभावक भी ये जाने कि उनका बच्चा जिस कक्षा में है उस कक्षा के विभिन्न विषयों में क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। यानी कि अभिभावक को भी अभी अधिकार है कि वो लर्निंग आउटकम को जाने कि उनका बच्चा जिस कक्षा में पढ़ता है उस कक्षा में कौन कौन से लर्निंग आउटकम हैं जो उस बच्चे को सिखाए जाने हैं, या ऐसे कह लीजिए कि अभी उनका बच्चा जिस महीने तक पढ़ा है या जिस महीने में पढ़ रहा है, या उस स्थिति में कितना वो सीख चुका है, किन किन लर्निंग आउटकम को सीख चुका है, ये भी जानने का शिक्षकों को जो है अभिभावकों को ये अधिकार है, और ये होना चाहिए। सरकार ने प्रयास भी कई बार किया है, पोस्टर उनके घर में गए, हम लोगों ने जो है पोस्टर को दिया, अभिभावक लेके भी गए। तो आखिर क्यों, एक प्रश्न आता है यहाँ पे, आखिर क्यों, क्या एक दिखावा है? बिल्कुल भी नहीं। ये अगर हम कहें कि ये दिखावा है, जो है आकर्षित करना है अभिभावकों को, तो हाँ आकर्षित थोड़ा सा पॉइंट है आकर्षित करना, लेकिन बड़ा उद्देश्य जो इसके पीछे छिपा हुआ है और आने वाले समय में जो आने वाला है वो ये है, ये मेरा मानना है कि इसका जो उद्देश्य है कि उस लर्निंग आउटकम को जो अभिभावक को हम बता रहे हैं कि बच्चा आपका इस लर्निंग आउटकम को सीख चुका है और ये अभी सिखाया जाना है, तो उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में अभिभावक भी अपने बच्चे की मदद कर सके, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये अभी शुरुआत है, मैं मान लेता हूँ कि अभी ये शुरुआत है इसकी, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, और आने वाले समय में अभिभावक लर्निंग आउटकम को जानेगा भी, मैं ये क्लियर कर, जानेगा भी और बनाएगा भी। मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाले समय में ये चीज़ होने वाली है। TLM के लिए ट्रेनिंग भी अभिभावकों को मिलने वाली है, ठीक है, ये होने वाला है, भविष्य में ये चीज़ होने वाली है, इसमें कोई हमें जो है शक नहीं करना है भाई, अभिभावक बिल्कुल उस मदद कर सकता है। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का ड्राफ्ट आया, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें साफ साफ प्री स्कूल की बात की जा रही है, और प्री स्कूल जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ साफ लिखी हुई है कि अभिभावकों को हम TLM से परिचय कराएं, TLM बनाने के लिए उनको जो है विधियों को बताएं, TLM कैसे बनाया जाता है, कबाड़ से जुगाड़, वो सारी चीज़ें अभिभावकों को सिखानी है। प्री स्कूल के कॉन्सेप्ट में आप पढ़िएगा तो वहाँ पे मिलेगा आपको। अब ये लर्निंग आउटकम की बात हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक क्लियर अगर हम बात करें, एक सटीक शब्दों में अगर कहें कि लर्निंग आउटकम क्या है, तो ये मैं आपको कह दूं कि सटीक शब्दों में ये लर्निंग आउटकम, कि लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों या दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं, ये लर्निंग आउटकम है। अब एक टॉपिक है, एक शब्द है, एक जो है हमने कहा था कि लर्निंग गैप्स। लर्निंग गैप्स क्या है, इसको हमने पहले भी पहले वाले लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा परिचय कराया था। लर्निंग गैप्स क्या है? लर्निंग गैप्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम अधिगम स्तर में अंतर भी कहते हैं। ये है क्या? ये है वास्तविक अधिगम स्तर और कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर को हम लर्निंग गैप्स कहते हैं। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, या थोड़ा सा ये कि लर्निंग आउटकम ये बच्चों की वास्तविक सीख के बारे में स्पष्ट सूचना देता है, ये क्लियर है, हम जानते हैं इस चीज़ को कि लर्निंग आउटकम बच्चों की वास्तविक सीख के बारे में स्पष्ट सूचना देता है।
किसी भी शिक्षक के लिए ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि उसकी कक्षा में बच्चों की वास्तविक स्थिति क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि मान लिया कोई बच्चा है, वो कक्षा 5 में इस समय पढ़ रहा है, कक्षा 5 में इस समय पढ़ रहा है, या कक्षा 5 में वो एडमिशन लेता है, अब पढ़ना शुरू करता है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि कक्षा 5 में जो बच्चा है, ये कक्षा 3 के बराबर जो बच्चे हैं, जो दक्षताएँ हैं, उनकी जानकारी रखता है, यानी इसका लेवल कक्षा 3 के बराबर है, लेकिन है किसमें, 5 में। जो 5 में जो दक्षताएँ होनी चाहिए वो इसके अंतर्गत नहीं है, इसके अंदर ये नहीं है, और इसके अंदर क्या है, वो 3 की दक्षताएँ हैं। तो इसमें एक गैप है। इसमें गैप क्या है कि कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होना चाहिए, 5 का होना चाहिए, वास्तविक अधिगम स्तर क्या है, 3 का है। तो ये जो गैप है, इस गैप को ही हम लर्निंग गैप कहते हैं, ये लर्निंग गैप्स कहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए लर्निंग गैप्स को पहचानना। लर्निंग गैप्स को अगर नहीं हम जान पाए, आगे हम बताएंगे कैसे इस लर्निंग गैप्स को कैसे पहचानेंगे, और लर्निंग गैप्स को पहचानने के बाद बच्चों का चिन्हांकन कैसे करेंगे, और चिन्हांकन करने के बाद उनको समूहों में कैसे बांटेंगे, और फिर उनको कैसे पढ़ाएंगे, कौन कौन सी विधियों से शिक्षण करेंगे, फिर जाके हम उस लर्निंग गैप्स को कम कर पाएंगे। ठीक है। इस कंडीशन में, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर आप लर्निंग गैप्स वाले बच्चे आपके विद्यालय में हैं, आपके क्लास में हैं, तो ये इसमें कोई शक नहीं कि आपके स्कूल में होंगे, कहीं का भी स्कूल है लर्निंग गैप्स वाले बच्चे ज़रूर होंगे हर एक स्कूल में। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप इस स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए सामान्य शिक्षण करते रहेंगे, जैसे आप इस समय कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ऐसे करते रहेंगे? दूसरा कंडीशन ये कि क्या पाठ्यक्रम को पूरा करना ही आपका उद्देश्य होगा, या फिर आप ऐसी स्थिति में अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास करेंगे? तो सिंपल है, आप इस चीज़ को जानते हैं और आप कर भी रहे हैं कि अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास करेंगे। हम बहुत कोशिश करते हैं और जानना भी चाहते हैं कि इस लर्निंग गैप्स को कैसे कम करें, इस लर्निंग गैप्स को कम कैसे करें, और इस लर्निंग गैप्स को जो है दूर करने का प्रयास भी हम लोग करेंगे। ये हम आगे सीखेंगे कि इस लर्निंग गैप को कैसे हम कम करें। ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, लर्निंग गैप्स की बात कर रहे थे, कम कैसे करें। तो थोड़ा यहाँ से मैं आपको बता दूं, इसको मैं पहले ही समझा चुका हूँ इस चीज़ को। हमने कहा था कि कक्षा शिक्षण भी 2 तरीके से हो सकता है, एक हार्ड वर्क हो सकता है, एक स्मार्ट वर्क हो सकता है। ठीक है। अगर हम हार्ड वर्क की बात करें तो ये उसमें वो शिक्षक नहीं शामिल हैं जो रुचि नहीं ले रहे, बहुत कम संख्या में, उनकी संख्या बहुत कम है जो पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं। ठीक है, बहुत कम संख्या है, लेकिन सारे लोग पढ़ाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत कर भी रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा था कि हार्ड वर्क से भी हमको पूरी सफलता नहीं मिलने वाली है, हमको हार्ड वर्क के स्थान पे स्मार्ट वर्क करना है, और इन सारी चीज़ों का जिक्र हम इससे पहले लेक्चर में कर चुके हैं। जो हार्ड वर्क करने वाले टीचर हैं, जो हम पुरानी विधियों के द्वारा क्या है कि चाक और टाक के जो है माध्यम से, चाक और टाक के माध्यम से कि हमको श्याम ब्लैक बोर्ड पर गए और पढ़ाना शुरू किया, सिंपल ऐसे बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत कम सफलता मिलने वाली। और मैंने जो देखा कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय जिसमें चाक का भी प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है, केवल टाक ही टाक चल रहा है वहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में जो अंक आधारित परीक्षा होगी तो उससे तो थोड़ा कामयाबी उसको मिल जाएगी, लेकिन अगर उसकी परीक्षा गुणात्मक और संख्यात्मक रूप से अगर ले ली जाएगी तो वो फेल हो जाएगा, वो पूरी तरह से असफल माना जाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन में जो ये कक्षा शिक्षण है, यानी कि सामान्य कक्षा शिक्षण, चाक और टाक वाली जो कक्षा शिक्षण है, इसमें केवल जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, वो सूचनाओं का केवल एकत्रीकरण करने वाला बन जाता है, वो केवल सूचनाओं को दिमाग में भरने वाला बन जाता है। उसके अंदर जो दक्षताएँ आनी चाहिए वो दक्षताएँ नहीं आ पाती हैं। आने वाले समय में इन जो सूचनाओं, जो रटने वाले विद्यार्थी हैं, जो सूचनाओं को दिमाग में भरने वाले विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थियों की जो आवश्यकता है शायद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये एक समस्या ये आएगी हमारे लिए, तो बिल्कुल हमें इन विधियों का प्रयोग हमको नहीं करना है, अब बंद कर देना होगा, और हमको ये नवाचार गतिविधियाँ और ICT के प्रयोग के द्वारा हमको विभिन्न तरह की दक्षताओं का
जो है विकास बच्चे के अंदर करना पड़ेगा, जिसको हम सर्वांगीण विकास बोलते हैं। तो इन विधियों के द्वारा हम लर्निंग गैप्स को कम कर सकते हैं। अगर आप इसी के द्वारा ऐसे चल रहे हैं तो लर्निंग गैप्स कभी भी भरने वाला नहीं है, लर्निंग गैप्स कभी भी कम होने वाला नहीं है। हमको इन विधियों को अपनाना है, इन विधियों को अपनाना है। और जब कक्षा शिक्षण में इन विधियों को हम अपनाएंगे तो सिंपल है कि हम लर्निंग गैप्स को भर पाएंगे। लर्निंग गैप्स को भरना है तो हमको आईसीटी का प्रयोग करना पड़ेगा, नवाचारों का प्रयोग करना पड़ेगा, गतिविधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, और आकलन को हमें सीखना पड़ेगा कि आकलन हम कैसे करें सही तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, आकलन की बात करते हैं। आकलन में अगर मैं बात करूं कि ये जो आकलन है, ये जो परीक्षा है, ये जो होती है, इसका ये प्रयोजन नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है आकलन का। जो विद्यालयी आकलन है इसका उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, कि बच्चे डरे पढ़े, क्योंकि बहुत अभी जल्दी क्या हुआ कि अब कोई किसी कक्षा 8 तक किसी को फेल नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये तो अब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, अब बच्चे पढ़ना बंद कर दिए हैं। तो ये जो समस्या है, ये जो पुरानी अवधारणा है, इसको हमें दूर करना पड़ेगा। हमें बिल्कुल भी परीक्षा का अर्थ ये नहीं था, हमको ये समझना पड़ेगा कि परीक्षा का अर्थ ये नहीं था कि डर के दबाव में अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें, बिल्कुल भी नहीं। या ये भी नहीं था कि हम ये कैटेगरी बांट सके कि धीमी गति से सीखने वाला, होशियार या समस्यात्मक विद्यार्थी। ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। आकलन का उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है। ठीक है, तो फिर आकलन का उद्देश्य क्या है? हमने पहले ही शुरुआत में भी परिचय में थोड़ा सा चर्चा हमने कर लिया था। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, और सबसे जो महत्वपूर्ण है इन तीनों असेसमेंट में वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है। इस पे हमें ध्यान अभी इस पे ध्यान देना है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और उसके साथ साथ जो और महत्वपूर्ण है असेसमेंट एज लर्निंग। बच्चों को हम स्वाकलन सिखाना ही पड़ेगा हमको। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इतिहास में चलते हैं, थोड़ा सा इतिहास में परिचय हम यहाँ पे करा दें आकलन से संबंधित। कि स्वतंत्रता के समय 1950 के आसपास, 1960 1970 के आसपास जो शिक्षा थी, ये शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो मुख्य रूप से परीक्षा पर आधारित थी। और बच्चों का वर्गीकरण भी हम इसी परीक्षा के आधार पे करते थे कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। और ये चलती आई और शायद अभी भी ये दूर नहीं हो पाई। अब तो दूर होने लगी, सरकार इस पे ध्यान देने लगी और इसको दूर करने लगी कि जो है हम बिल्कुल फर्स्ट सेकंड थर्ड में इस तरह बांटना ठीक नहीं है। लेकिन अब भी कॉन्सेप्ट लोगों के मन में भी यही है कि जो फर्स्ट डिवीज़न, जो थर्ड डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, वो जो परीक्षाएं होती हैं, शायद परीक्षाओं में भी दोष होता है, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे कि परीक्षाओं में क्या दोष है। परीक्षाओं में जो दोष है बहुत गंभीर है, जिस पे हमें सुधार करने की आवश्यकता है और सुधार हो रहा है। ठीक है, काफ़ी हद तक सुधार हो गया है, लेकिन अभी हम बात करेंगे। थोड़ा इतिहास में चलने की बात करते हैं तो सबसे पहले चलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, क्योंकि हम यहाँ पे पूरे पॉलिसी को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, केवल आकलन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जब आई तो ये इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया कि हमको जो है अब व्यापक आकलन करना चाहिए, और 1968 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया कि परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन मापने हेतु पाठचर्या और पाठ सहगामी दोनों पहलुओं पे हमें शामिल जो है इसको करना पड़ेगा। हम अभी तक किस पे ध्यान दे रहे हैं? पाठचर्या पे। पाठ सहगामी जो है के पहलुओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। परीक्षा आज भी इसी पैटर्न पे हो रही है कि हम पाठचर्या पे ध्यान दे रहे हैं। बात 1968 की थी, 1968 में कहा गया था, लेकिन आज भी हम पूरी तरीके से बदल नहीं पाए हैं। अगर मैं ये बात करूं कि जो आज भी परीक्षा होती है वो केवल पाठ्यपुस्तकों से प्रश्न आते हैं। क्या प्रश्न कहीं बाहर से पूछे जाते हैं? प्रश्न उनके दक्षताओं से पूछे जाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। ठीक है, तो 1968 की बात आज भी हम सही तरीके से, पूरी तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे ये बात कही गई कि दोनों ही पहलुओं में छात्रों के विकास और उन्नति का सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाए। ये 1968 में बात कही गई, आई और चली गई। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 आती है और 1986 में ये साफ तौर से ये कह दिया गया कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक अभिन्न अंग के रूप में कल्पना की जाती है।
जो बच्चों के विकास और उन्नत के प्रमाण प्रदान करती है। यानी यहाँ पर एक अवधारणा जन्म लेती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो है सीसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन नहीं है, ये एक आकलन के लिए सीसी का कॉन्सेप्ट आता है। 1986 पे इस पे बहुत जोर दिया जाता है। और ये क्या है, ये सीसी का जो पूरा नाम है वो है कॉन्टीन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। लेकिन ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये 30 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज भी हम इस पे पूरी तरीके से काम नहीं कर पाए हैं, या ये सीसी का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से हमारे विद्यालय में परीक्षाओं पे, आकलन के तरीक़ों पे लागू नहीं हो पाया है। उसके कई कारण हैं। सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कारणों में। तो कारणों में सबसे पहले तो इसका जो अर्थ है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टीन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव, इसका हमने अर्थ थोड़ा सा जो है अर्थ में थोड़ा भ्रम और विकृतियाँ की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, क्या हुआ थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहले जो पहला जो शब्द है वो है सतत। सतत पे यहाँ पे जो अर्थ था, उस अर्थ को थोड़ा सा हमने गलत रूप से लिया, थोड़ा सा हमने इसमें जो है भ्रम पैदा हुआ। ठीक है, इसका जो अर्थ, जो सतत का मतलब लगातार, और लगातार का मतलब हमने अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और क्लास टेस्ट, शस्त्र परीक्षा जैसे परीक्षाओं का आरंभ कर दिया। लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ था, वास्तविक अर्थ ये था कि आकलन जो है शिक्षण के दौरान ली जाए। जब शिक्षण जो है हो रहा हो, उस समय आकलन किया जाए। यहाँ पे इसका अर्थ ये था, यानी कह लीजिए कि अधिगम, हम जानते हैं कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है और आकलन भी उसी प्रकार से होना चाहिए। अगर अधिगम सतत है तो आकलन भी सतत होना चाहिए, कि जब हम पढ़ा रहे हों तभी हम आकलन करें। इसमें 3 चीज़ों की बात कर रहे थे। निदानात्मक आकलन भी होना चाहिए, रचनात्मक आकलन भी होना चाहिए और संकलनात्मक आकलन भी होना चाहिए। तो हमने केवल और केवल किस पे जोर दिया? संकलनात्मक जो है आकलन पे जोर दिया। संकलनात्मक जो है आकलन पे जोर दिया, जो कि हम परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा में सिर्फ अंकों का संकलन करते हैं और कुछ नहीं है। निदानात्मक पे हम कभी ध्यान नहीं दिया, हमने रचनात्मक आकलन पे कभी ध्यान नहीं दिया। दूसरे शब्द की बात करते हैं, यानी सतत का अर्थ को हमने थोड़ा सा हमारे अंदर जो है, इस अर्थ को थोड़ा हमारे अंदर जो है भ्रमित किया और हमने गलत ट्रैक पर चले गए। अब दूसरे शब्द की बात करते हैं, व्यापक शब्द की बात करते हैं, कम्प्रीहेंसिव की बात करते हैं, यानी व्यापक की बात करते हैं। ये जो व्यापक शब्द का उल्लेख यहाँ पे था, व्यापक शब्द का उल्लेख ये था कि बच्चों के विकास और उन्नत के लिए सभी पहलुओं पर आकलन के रूप में किया जाना था। यानी व्यापक का मतलब हम बच्चे के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का आकलन करें, शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का आकलन करें। आज भी हम इस चीज़ को पूरी तरीके से नहीं लागू कर पा रहे हैं। जैसे कि जो परीक्षाएं आती हैं, जो परीक्षाएं होती हैं अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, उसमें सिर्फ और सिर्फ संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। संज्ञानात्मक, उस पर थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञान को सूचना से हमको अलग करना पड़ेगा। और ये बहुत हम सभी अध्यापकों के लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि हम जो परीक्षा लेते हैं उसमें सिर्फ क्या पूछते हैं? सूचनाओं को पूछते हैं। ठीक है, मान लिया, एक उदाहरण मैं लेता हूँ कि मान लिया कि किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात हम लोग कर रहे हैं और हमने ध्यान देना शुरू कर दिया, या आपने ध्यान देना शुरू किया कि ठीक है, मैं इस बात को समझ चुका हूँ, अब हम सर्वांगीण विकास की बात करेंगे और बच्चों में उन सभी दक्षताओं का विकास हम करने का प्रयास करेंगे। और एक टीचर जो है, एक अध्यापक, वो सभी दक्षताओं का विकास करता है, उसके अंदर वो सब पे बराबर समय देता है, सभी दक्षताओं को सिखाता है। लेकिन जब लास्ट में जब वार्षिक परीक्षा होती है तो वार्षिक परीक्षा में वो 50 से 55% नंबर गेन कर पाता है। अब ये सवाल है क्यों? क्योंकि जो परीक्षा है, वो परीक्षा में जो व्यापक शब्द था, व्यापक आकलन की बात जब कर रहे थे, वहाँ पे उस पे ना करके हमने केवल उस परीक्षा में सूचनाओं को पूछा, सिर्फ सूचनाओं को पूछा उसमें। और जब सूचनाओं को पूछा तो बच्चे के अंदर उस पर ज़्यादा फोकस तो किया था, लेकिन उतना फोकस नहीं किया था, केवल सूचनाओं को रटा नहीं था, वो सभी दक्षताओं का विकास उसके अंदर हुआ था। सभी दक्षताओं से अगर संबंधित क्वेश्चन आते तो शायद वो 100% नंबर प्राप्त कर पाता, लेकिन उसको ऐसा केवल सूचनाओं को पूछा गया था, इसलिए वो 50% नंबर ही आ पाया। यानी कि परीक्षा प्रणाली में दोष है। ये एक गंभीर विषय है, इस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अभी इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। अभी आपके बीच में सेट 1 और सेट 2 की जो परीक्षा हुई थी, इस परीक्षा को ज़रा देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये पूरी तरीके से इस सीसी के ऊपर आधारित है।
इसमें आपके पाठ्यक्रम में अगर आप जो है किताबों को पढ़ के उत्तर देना चाहें तो नहीं दे सकता वो विद्यार्थी। उसके अंदर दक्षताओं का विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले समय पर इस थीसी के ऊपर हमको फोकस करना ही होगा हर हाल में। हमको केवल संज्ञानात्मक नहीं, उसके भावात्मक और क्रियात्मक सभी पहलुओं पर अपने ध्यान देना पड़ेगा। एक तो कमी यह है कि परीक्षाओं में थोड़ा दोष होने की वजह से ऐसा हुआ, और इसी दोष की वजह से एक बहुत जो है दोष पैदा हुआ। वो क्या था? वो था रटंत प्रणाली का जन्म हुआ। रटंत प्रणाली का जब जान रहे कि पाठ्य पुस्तकों से ही प्रश्न बनेगा और जो पाठ्य पुस्तकों में जो चीज़ें लिखी हुई सूचनाओं उसको याद करने से हम परीक्षा में 99% गेन कर सकते हैं। आज का रिजल्ट देखिए, हाई स्कूल का रिजल्ट देखिए, इंटर का रिजल्ट देखिए, 99.9% या कहीं कहीं पे 100% रिजल्ट आ रहा है। इसके पीछे रीज़न यही है कि शिक्षक भी जान चुका है और हम भी जान चुके हैं, विद्यार्थी भी जान चुका है कि जो परीक्षा होनी है वो सिर्फ इस किताबों से आएगा। इस किताबों में जो सूचना लिखी है इसी को पूछा जाएगा, तो इसको हम रटते हैं, समझते कम रटते ज़्यादा हैं। और उस कंडीशन में ये स्थिति आज, ये दोष केवल बेसिक में नहीं, ये परीक्षा जो है केवल बेसिक परीक्षा में ऐसा नहीं है, ये पूरा ओवरऑल चले जाइए, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में भी ये समस्या है। लेकिन आने वाले समय में ये पूरी तरीके से अवधारणा बदल रही है। और अब प्रेरणा मिशन आने से तो पूरी अवधारणा ही बदल गई। सेट 1 सेट 2 को देख लीजिए, पूरे का पूरा जो है उस जो सारी परीक्षाओं का जो दोष था वो ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, आप सीसी कराइए, लास्ट में आप जो है लास्ट में इसमें केवल एक पक्ष पे ध्यान नहीं दे सकते। अगर आप सर्वांगीण विकास पे अगर बात कर रहे हैं तो हमको सभी जो है दक्षताओं का जो है आकलन करना पड़ेगा, सभी दक्षताओं को परीक्षा में पूछना पड़ेगा, ताकि बच्चा जो है प्रेरित हो सके इस चीज़ को कि सभी दक्षताओं का विकास करना जरूरी है, केवल पाठ्यपुस्तक को रट लेना ही जरूरी नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो वास्तविक अधिगम स्तर है और अपेक्षित अधिगम स्तर के मध्य जो है अंतर को कैसे पता करें, ठीक, एक मुद्दा है। हमने आकलन की बात किया तो ठीक है, आकलन थोड़ा सा हमने यहाँ पे चर्चा की, इसकी डिटेल में चर्चा हम आधारशिला में और करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ठीक है सर आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन हम कैसे ये जो लर्निंग गैप्स आपने बताया इसका हम कैसे दूर करें। आकलन तो थोड़ा सा आपने बताया कि आकलन का जो है किन किन पहलुओं पे ध्यान देना आवश्यक है, और प्रश्न कैसे बनाए जाएंगे इसके आगे वाले भाग में हम आपसे चर्चा करेंगे। उसमें जो है संज्ञानात्मक पहलुओं पे कितने प्रश्न बनाना है, बोधात्मक कितने, आत्मनिष्ठ कितने प्रश्न रखने, ये सारी चीज़ों पे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये होना चाहिए कि जो आकलन कर रहे हैं वो आकलन अभी, क्योंकि मिशन प्रेरणा के जो लक्ष्य है उसको हमें प्राप्त करना है, हर हाल में प्राप्त करना है। तो क्योंकि परीक्षा का जो दोष है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, वो सिस्टम है दूर कर लेगा। हम जो टेस्ट लेंगे, हम जो बच्चों के अंदर आकलन करेंगे वो भी हम सीख रहे हैं, उसके आकलन की विधियों को सीख रहे हैं। पहले उपकरण कम थे, अब उपकरण आ गए हैं, तो उन उपकरणों को भी सीख रहे हैं। यहाँ पे कुछ उपकरण थे जो मैं आपके साथ चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा, वैसे ये बड़ा वीडियो बन पा रहा है क्योंकि मैं अपनी बातों को बहुत कोशिश करके बहुत शार्ट जो है किया है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्योंकि एसबीए के बारे में, एसबीए की चर्चा के लिए एक अलग से पूरा हम जो है लेक्चर आपके बीच रखेंगे, एक चर्चा करेंगे एसबीए, क्योंकि टॉपिक कम से कम आधा घंटा लेने वाला है और इससे ज़्यादा भी समय ले सकता है शार्ट में। तो यहाँ तो बिल्कुल संभव नहीं है। ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट, इसको हम अलग से ज़रूर आपके साथ जो है आपको शेयर करेंगे। तो इससे पहले यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है प्रेरणा मिशन के लिए कि जो ये लर्निंग गैप्स, भाई लर्निंग गैप्स को दूर कर पाएंगे तभी हम प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरणा लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब बच्चों में लर्निंग गैप्स दूर होगा, और लर्निंग गैप्स दूर होने का मतलब है प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो इसको कैसे, अंतर को कैसे पता करेंगे, पहला पॉइंट। और अगर जब अंतर हमको पता हो जाएगा तो इसको हम दूर कैसे करेंगे, इसको हम दूर कैसे करेंगे, यानी कि लर्निंग गैप्स हमने निकाल लिया कि हमें ऐसे पता करेंगे बच्चों के अंदर लर्निंग गैप्स है या नहीं। वो विधियाँ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, वो चर्चा करूँगा। लेकिन इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे एक जो मैं आपको इसके आगे वाले पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि ये कैसे पता करेंगे, और पता करने के बाद हम यानी कि बच्चों का चिन्हांकन कैसे करेंगे कि किन किन बच्चों में कौन कौन सी समस्या है, किस लर्निंग, कौन कौन से बच्चा लर्निंग गैप्स किस में कम है, किस में ज़्यादा है। इसके बाद उसको हम समूहों में बांटेंगे और समूहों में बांटने की विधि का भी डिस्कशन हम आगे करेंगे, और इसके बाद उन समूहों को कैसे पढ़ाया जाए इसका भी डिस्कशन हम आपके साथ करने वाले हैं। यानी कि वो जो समूह बटेंगे और ध्यान आकर्षण शिविर कैसे संचालन करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें विशेष हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा
करेंगे। तो शायद मैंने कोशिश की है कि अपने जो है अपनी भाषा में जितना भी हो सका है मैंने आपके साथ जो ये डिस्कशन था वो शेयर किया। और बिल्कुल गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी काफ़ी गलतियाँ हुई होंगी, तो मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको मेहनत कम करना पड़े। बिल्कुल आप अगर किताबों को सॉफ्ट कॉपी को पढ़ेंगे तो मेहनत तो बहुत करना पड़ेगा। आप इसको केवल सुन सकते हैं तो फ़ायदा उतना ही करेगा, और इसीलिए इसी पर्पज़ से मेरे द्वारा ये बनाया जा रहा है कि आपको कम से कम मेहनत करना पड़े, मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। इसीलिए उन जो है जो ये हस्त पुस्तिकाएँ हैं इनका डिस्कशन आपके द्वारा जो है आपके द्वारा और मेरे द्वारा किया जा रहा है। और जो भी समस्याएं होंगी, जो भी प्रश्न होंगे, या वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और या जो है मुझे ईमेल सीधे कर सकते हैं, और बिल्कुल मिलेगा जो है देखूंगा मैं, जवाब भी मेरे द्वारा दिया जाएगा, कोशिश करूंगा। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना इसको।